सो हियर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कॉलेज लव स्टोरी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था गाइस कि यशिका जिसने जिद करना स्टार्ट कर दिया था कि उसे अपने मॉम डैड से मिलना है, यानी कि उसके स्टेप मॉम आस्था जी और उसके डैड विक्रम जी से। ध्रुव पहले तो यशिका की बात को नहीं मानना चाहते थे क्योंकि ध्रुव को अच्छे से पता था कि वहाँ पर यशिका के लिए बहुत रिस्क हो सकता है। ध्रुव के मेंशन के आसपास बहुत सारे गार्ड्स थे जो यशिका को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते थे, मगर यशिका को वो निराश भी नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो यशिका के लिए अपने बॉडीगार्ड्स की अरेंजमेंट करवाते हैं और पूरी जगह को अच्छे से चेक करवाते हैं कि कहीं यशिका के लिए कोई खतरा तो नहीं। और उसके बाद ध्रुव जो आस्था जी के घर की तरफ निकल जाते हैं, वो यशिका को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे। वहीं यशिका जो गाड़ी में काफी ज्यादा निराश थी और कुछ भी बोल नहीं रही थी। ध्रुव जो एक बार यशिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या सोच रही हो यशिका? यशिका जो कहती है, कुछ नहीं सोच रही हूँ। ध्रुव जैसे कहते हैं, क्या फायदा मुझसे झूठ बोलकर जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा झूठ हमेशा पकड़ ही लेता हूँ मैं। यशिका जो कहती है, बस यही सोच रही थी कि डैड को मेरी याद नहीं आती क्या? 1 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने मुझे एक भी बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। क्या क्या सच में मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते? ध्रुव जैसे ही सुनते हैं वो यशिका के एक हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, यशिका, इट्स नॉट लाइक दैट जैसा तुम समझ रही हो। यू नो व्हाट, हम मर्दों की एक कमजोरी होती है, हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसा बिल्कुल नहीं यशिका कि वो तुम्हारी केयर नहीं करते होंगे। ही इज योर डैड। यशिका जो कहती है, हाँ पर फिर भी उन्होंने एक भी बार मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? ध्रुव जैसे कहते हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वजह से वो तुम्हें कांटेक्ट ना कर पा रहे हो। ध्रुव की बात सुनकर यशिका के दिल को थोड़ा बहुत सुकून तो मिलता है, मगर अभी भी उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब थोड़ी देर में ही ध्रुव जो आस्था जी के घर पर पहुंच चुके थे। वहीं ध्रुव जो गाड़ी से बाहर निकलने से पहले अपने सेक्रेटरी के मैसेज को चेक करते हैं तो मैसेज पहले से ही आ चुका था, ऑल क्लियर सर। साथ ही आगे लिखा था, मैंने सारे बॉडीगार्ड्स को उस घर की तरफ नजर रखने के लिए कहा है, अगर कुछ भी सस्पिशियस हुआ तो वी विल अपडेट यू सर। ध्रुव जो ये देखकर एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, पहली बार इन लोगों से जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा काम किया है। और ये सोचते हुए ध्रुव जो गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। वहीं यशिका भी गाड़ी से बाहर आकर ध्रुव के साथ घर के अंदर जाने लगती है। जैसे ही वो बेल रिंग करते हैं, विक्रम जी दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही यशिका का चेहरा विक्रम जी के सामने आ जाता है। विक्रम जी जैसे यशिका को देखते हैं वो अपनी नजरें तुरंत ही नीचे झुका लेते हैं। यशिका को यह देखकर काफी अजीब लगा था, मगर वो इस चीज को पूरी तरह से अवॉइड करते हुए जाके विक्रम जी के सीने से लग जाती है और उनसे कहती है, आप तो मुझे भूल ही गए ना। वहीं विक्रम जी जिसके हाथ काम नहीं कर रहे थे कि वो यशिका को अपने हाथ से पकड़ के गले लगा सके। विक्रम जी की आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी थी। वहीं ध्रुव जो उनके बाजू पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, आपकी बेटी है वो, उसे गले लगा लीजिए, उसे अच्छा लगेगा। विक्रम जी जो ध्रुव की बात सुनकर अपने हाथ को बड़ी मुश्किल से यशिका की पीठ पर लगाते हैं और उसके सर को अपने एक हाथ से सहलाने लगते हैं। यशिका जो शिकायत करते हुए कहती है, हाँ भूल गए थे ना मुझे। वहीं विक्रम जी उसे अपने सीने से अलग करते हुए कहते हैं, हम आपको कैसे भूल सकते हैं बेटा। यशिका जो कहती है, भूल गए थे आप पक्का भूल गए थे। आपको एक बार भी याद नहीं आया कि अपनी बेटी के हाल चाल पूछ ले। 1 साल हो गए लेकिन आपको जरा भी परवाह नहीं थी ना अपनी बेटी की। वहीं विक्रम जी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो कैसी बातें कर रही हो। और ये बोलकर वो अपनी नजरें बार बार नीचे झुका ले रहे थे, जैसे वो यशिका की नजर से नजर भी ना मिला पा रहे हो। ध्रुव उनकी कंडीशन को अच्छे से समझ रहे थे। वहीं आस्था जी जैसे यशिका की आवाज सुनती हैं, वो भाग कर बाहर आते हुए कहती हैं, यशिका। और ये बोलकर वो जोर से यशिका के पास आकर गले लग जाती हैं। यशिका जो उनसे दूर जाते हुए कहती है, आप तो बात ही मत करिए, क्या कहा था आपने कि आप मुझे अपनी बच्ची जैसा मानती हैं और इवन अपनी बच्ची ही मानती हैं, अपनी बच्ची को कोई भूल जाता है। आस्था जी जो कहती है, नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है, मैं तो। कि तभी विक्रम जी आस्था जी की तरफ देखते हैं तो तुरंत ही आस्था जी चुप होते हुए कहती है, तुम अंदर आओ बेटा। और ये बोलकर वो उसे अपने साथ रूम में लेते जाती हैं। यशिका जो कहती है, मैं आप दोनों लोगों से बहुत नाराज हूँ, आप दोनों लोगों को मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। आस्था जी जो
इशिका के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कौन सा दिन हुआ जिस दिन मैंने आपको याद ना किया हो, लेकिन आपके आपके डर हमें आपसे बात नहीं करने दिया करते थे। इशिका जैसे ही ये सुनती है वो थोड़ा हैरान होते हुए आस्था जी को देखती है और कहती है, ऐसा क्यों, क्या डैड नाराज है मुझसे? आस्था जी जो कहती हैं, नहीं नहीं, नाराज नहीं है बेटा, वो तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और वो यही समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पाते थे। वो भी बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे, मगर हम दोनों को सिर्फ इसी बात का सुकून था कि आप ध्रुव जी के पास हैं और वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे। हमें पूरी उम्मीद थी। इशिका जो कहती है, हाँ वैसे वो तो है, लेकिन आप लोग को भी तो पूछना चाहिए था ना मेरे हाल चाल के बारे में। और तब इशिका जो कहती है, मैं आप लोग के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, रोना धोना बंद करिए, फिर आपको दिखाऊंगी। आस्था जी जो अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, हाँ दिखाइए। और ये बोलकर वो इशिका के सामने अपना हाथ फैलाती हैं तो इशिका उनके सामने अपने अवार्ड को दिखाते हुए वो उसके हाथ में रखते हुए कहती है, ये देखिए मुझे क्या मिला है, और वो भी बीए के 3rd ईयर में मिला है। जैसे आस्था जी ये सुनती हैं वो कहती हैं, अरे ये तो बहुत आपका है। इशिका जैसे ही ये सुनती है वो कहती है, नहीं मैंने पड़ोसी के घर से चुराया है। इशिका की बात सुनकर आस्था जी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती हैं, मजाक करने की आदत गई नहीं आपकी ना। इशिका जो कहती है, हाँ वैसे मैं नहीं बदली हूँ, आप लोग भले बदल गए होंगे, मैं पुरानी वाली इशिका ही हूँ। आस्था जी जो कहती है, हाँ और आपको लगता है कि हम बदल गए? इशिका जो कहती है, बदल तो गई ही है, तभी तो अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखती। कि तभी आस्था जी जो कहती है, आपको तो मिल गया ना कोई आपका ख्याल रखने वाला। इशिका जो आस्था जी को फिर से गले लगाते हुए कहती है, आप वो पहली शख्स है जिससे मैंने अपने दिल की बात शेयर की थी, और इवन मेरे बताने से पहले ही आपको अंदाजा भी हो गया था, है ना? आस्था जी जो कहती हैं, जिस नज़र से आप ध्रुव को देखा करती थी ना, और स्पेशली जब वो फर्स्ट डे आए थे हमारे मेंशन में और आप उन्हें देख रही थी, हम आपकी नज़र से ही समझ गए थे कि आप लोगों के बीच सब कुछ नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। इशिका जो थोड़ा शर्माते हुए कहती है, वैसे उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। आस्था जी जो इशिका को थोड़ा चिढ़ाते हुए उसके गाल पर हाथ रखती और कहती हैं, माँ से झूठ तो थोड़ा कम ही बोलिए, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि ध्रुव को देखने का तरीका आपका कुछ अलग ही था, और साथ ही ध्रुव का भी। जैसे इशिका ये सुनती है वो क्यूरियस होते हुए पूछती है, अच्छा वो भी मुझे ऐसी नज़र से देख रहे थे? मुझे तो लगा था कि मेरा ही वन साइडेड चल रहा है। लेकिन आस्था जी से कहती है, नहीं बेटा, जिस नज़र से वो आपको देख रहे थे ना, मैं अच्छे से समझ गई थी कि आप लोग के बीच आने वाले वक्त में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इशिका जो कहती हैं, वो तो है, आपको पता है मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और सच कहूँ ना, नाराज नहीं होएगा लेकिन आप लोग की कमी जरा भी महसूस नहीं होने देते। इस बात पर आस्था जी जो इशिका के कान को झूठ भी थोड़ा खींचते हुए कहती हैं, अच्छा तो कोई कह रहा था कि हम बदल गए हैं। इशिका जो कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है, और ये बोलकर वो थोड़ा शर्माने लगती है। वही विक्रम जी जो ध्रुव के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, आपका किस तरह शुक्रिया अदा करें समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने कोई फरिश्ता ही भेज दिया हो हमारे पास। ध्रुव जैसे ही विक्रम जी को अपने सामने हाथ जोड़ता हुआ देखते हैं वो तुरंत उनके हाथ को पकड़ते हुए नीचे करते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हैं आप मुझसे बड़े हैं, और वैसे भी इतना भी कोई बड़ा काम नहीं कर दिया मैंने। विक्रम जी जो अपने चश्मे को निकाल कर अपने आंसुओं को छुपाते हुए ध्रुव से कहते हैं, बड़ा काम, आपने मेरी बच्ची की जिंदगी बचाई है। उस दिन अगर मुझे मौत भी आ जाती ना तो मुझे कोई परवाह नहीं था, लेकिन मेरी बच्ची को मेरी आंखों के सामने वो लोग। कि तभी ध्रुव जो विक्रम जी को संभालते हुए कहते हैं, आप अपने आंसुओं को छुपाइए, मैं नहीं चाहता कि इशिका आपको इस तरह देखकर इमोशनल हो जाए, उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। विक्रम जी जो ध्रुव से कहते हैं, हमारी बच्ची की जिंदगी आपने बदल दी है, उसे आप जैसा शख्स मिल गया, बस उसकी तो जिंदगी संवर गई। कि तभी ध्रुव विक्रम जी से कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जब से वो मेरी जिंदगी में आए हैं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा मकसद मिल गया है। उसके साथ रहना, उससे बातें करना,
मुझे एक्चुअली समझ में आया कि ज़िंदगी इतनी भी बुरी होती नहीं है। बचपन से लेकर तब तक, जब तक इशिका मुझे नहीं मिली थी, मुझे लगता था कि ज़िंदगी का नाम सिर्फ काम है। काम के अलावा मैंने किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर अब एहसास होता है कि अगर इशिका जैसा पार्टनर हो ना, तो लाइफ सच में काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। विक्रम जी जो ध्रुव के सामने अपना हाथ दोबारा से जोड़ते हुए कहते हैं, मेरी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए आपके एहसानमंद हम जिंदगी भर रहेंगे। कि तभी ध्रुव उनसे कहते हैं, एहसानमंद तो मैं हूँ आपका, जो आपने इतनी प्यारी बेटी मुझे दे दी, और आपको पता नहीं है कि वो कितनी कीमती है मेरे लिए। वहीं पीछे से आस्था जी के साथ इशिका आ रही थी और उसने ये बात ध्रुव की सुन ली थी। इशिका जो अपने मुंह का पाउट बनाते हुए कहती है, कितने इंटरेस्टिंग है ना, देखिए मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। हाय, वैसे सच कहूँ ना, मैं बहुत परेशान करती हूँ इन्हें आंटी। कि तभी आस्था जी उसके सिर पर धीरे से मारते हुए कहती हैं, आप अभी तक हमें मॉम बोलना नहीं सीखी। इशिका जो कहती है, अरे वही मेरी प्यारी मॉम। और जैसे ही ध्रुव इशिका की आवाज़ सुनते हैं, वो विक्रम जी से कहते हैं, इशिका आ गई आप प्लीज़ थोड़ा। कि तभी विक्रम जी भी उनके इशारे को समझ जाते हैं और अपने चश्मे को निकालते हुए अपनी आंखों को साफ करते हैं और फिर इशिका से कहते हैं, अरे भाई आओ बैठो, अब तो वैसे भी तुम दूसरे घर की हो चुकी हो, अब तुम्हारे खातिरदारी के लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करनी चाहिए। इशिका जैसे ही सुनती है वो कहती है, दूसरे घर की बना दिया मुझे। कि तभी ध्रुव जो कहते हैं, और नहीं तो क्या, अब तो मेरी हो चुकी हो ना। जैसे ध्रुव ने इतना फ्रैंकली बोला था, इशिका की गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। वहीं आस्था जी भी इशिका को देखकर थोड़ा मुस्कुराती हैं और फिर कहते हैं, हाँ मैं लेकर आती हूँ उन लोगों के लिए कुछ। विक्रम जी जो कहते हैं, और मेरी बच्ची कैसे आना हुआ आपका। कि तब इशिका जो कहती है, अपनी आंखें बंद करिए, आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हूँ। विक्रम जी जो कहते हैं, हमारे लिए गिफ्ट। इशिका जो कहती है, हाँ बहुत खुश हो जाएंगे, अब चलिए जल्दी से हाथ दिखाइए। और ये बोलकर वो जैसे ही विक्रम जी अपनी आंखें बंद करते हैं, इशिका उनके हाथों में अपना सर्टिफिकेट और अपना वो अवार्ड थमाते हुए कहती है, ये देखिए आपकी बेटी ने अपने पूरे क्लास में टॉप किया है, वो भी, और आज आपकी बेटी डिग्री होल्डर हो चुकी है। जैसे ही विक्रम जी ये सुनते हैं, वो इशिका के सर्टिफिकेट को देखते हुए कहते हैं, ये तुम्हारा है। जैसे इशिका ये सुनती है, वो मुंह बनाते हुए कहती है, ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो इतना मेहनत करके मैं इतने अच्छे मार्क्स लाई और आप पूछ रहे हैं कि मेरा है। ऐसे ही सेम मम्मा ने भी किया था। विक्रम जी जो कहते हैं, मम्मा। इशिका जो कहती है, अरे आस्था आंटी की बात करिए भाई। विक्रम जी ने फाइनली इशिका के मुंह से आस्था जी के लिए मॉम निकला था, जिसे सुनकर विक्रम जी को बहुत अच्छा लगता है। विक्रम जी जो खड़े होते हुए इशिका के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, तो मेरी बच्ची को क्या चाहिए मुझसे। इशिका जो कहती है, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। और ये बोलकर वो ध्रुव की तरफ देखने लगती है। विक्रम जी जो कहते हैं, हाँ वो तो आपके ही है, मगर और कुछ चाहिए आपको। इशिका जैसे ही सुनती है, वो कहती है, मैं मम्मा की मदद करा के आती हूँ, उन्हें कुछ काम होगा मुझसे। और ये बोलकर वो जल्दी से अंदर भाग जाती है। विक्रम जी जो उसके सर्टिफिकेट और उसके अवार्ड को देखते हुए कहते हैं, काफी बदल गई मेरी बच्ची, और आपने उसे काफी सही ट्रैक पर लिया है। ध्रुव जो कहते हैं, वैसे उसमें पोटेंशियल तो मैंने बहुत स्टार्टिंग से देख लिया था, हाँ बस थोड़ा मन नहीं लगाती थी, अब मन भी लगाना स्टार्ट कर दिया। कि तभी ध्रुव के फोन पर किसी का टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसे चेक करने के लिए ध्रुव जैसे ही फोन निकालते हैं तो उनकी भावें जो एकदम से तन जाती हैं उस मैसेज को पढ़ के। और ध्रुव जो विक्रम जी से कहते हैं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और ये बोलकर वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। आस्था जी का घर जो शहर से काफी दूर था और आसपास पूरी तरह जंगल एरिया था। जैसे ही ध्रुव वो टेक्स्ट पढ़ते हैं, वो तुरंत ही अपनी सेक्रेटरी को कॉल करते हुए कहते हैं, कहाँ हो इस वक्त तुम लोग। वो सेक्रेटरी जो उन्हें बताता है, सर आपके जस्ट लेफ्ट साइड में देखिए, हमने यहीं पर रखा है उस बंदे को। कि तभी ध्रुव उस तरफ आगे बढ़ जाते हैं जहाँ उनके सेक्रेटरी ने उनसे कहा था। वो उस तरफ आगे बढ़ते तो वो देखते हैं कि एक बुर्का पहना शख्स जो कि उन लोगों ने बांध कर रखा है। ध्रुव जो उन लोगों को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, ये कौन है। उनका हेड सेक्रेटरी जो उन्हें बताता है, सर ये उस घर की तरफ झांका झांकी कर रही थी। ध्रुव जो अपने सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये कौन है। जैसे ही वो सेक्रेटरी ये सुनता है, वो कहता है, वो तो मुझे नहीं पता,
अब बुर्का छूने जा रहा हूँ तो बेचारी शर्मा जा रही है। ध्रुव जो उस शख्स के सामने थोड़ा आगे आते हुए कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? किताबी उनका हेड सेक्रेटरी जो कहता है, कुछ बोल नहीं रही है। किताबी ध्रुव उसको घूर कर देखते हैं और कहते हैं, ये क्या बोल नहीं रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तुम देखा भी है इसका चेहरा, लड़का है ये। ध्रुव जैसे ही ये बोलते हैं उनके सारे बॉडीगार्ड्स जो चौंक कर एक बार ध्रुव को देखते हैं और फिर उस बुरखे वाले शख्स को। ध्रुव जो उन लोगों को दिखाते हुए कहते हैं, आंखें देखिए इसकी, कितनी डरावनी और मर्दानी है, नजर नहीं आ रहा है तुम लोग को? ध्रुव जो उस शख्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और तुरंत ही अपने हाथों से उसका चेहरा खोल देते हैं। जैसे ही वो सारे लोग उस शख्स को देखते हैं, सारे के सारे बॉडीगार्ड्स एकदम से चौंक जाते हैं। सारे बॉडीगार्ड्स ने इसीलिए अब तक उसे टच नहीं किया था क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये कोई लड़की है और उसे बड़ी मुश्किल से बांध कर रखा था। ध्रुव जो कहते हैं, पहले देख तो लिया करो कि आखिर अंदर है कौन। किताबी उनका हेड सेक्रेटरी जो कहता है, पर सर ये बुरखे में लड़का। किताबी ध्रुव जो कहते हैं, यही तो सस्पिशियस है, क्या कर रहा था ये? किताबी एक बॉडीगार्ड जो कहता है, सर हम उसी तरफ पहरा दे रहे थे और हमने देखा कि ये अंदर की तरफ झांका झांकी कर रहा है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। हमने काफी टाइम से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन किताबी उनका हेड सेक्रेटरी जो कहता है, सर हमने तो बहन जी करके कितनी देर से रिक्वेस्ट किया, अब समझ में आया भाई साहब बोलना चाहिए था। और ये बोलकर वो फिर से उस शख्स की तरफ देखता और कहता है, बेटा अभी तक तो मैं तुम्हें लड़की समझ के माफ कर रहा था, लेकिन अब तो सर जी आ गए हैं और साथ ही तुम्हारा पोल भी खुल गया है, तो अब तुम पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। चुपचाप से मुंह खोलो वरना तुम्हारे मुंह में यही गोली घुसा देंगे। किताबी ध्रुव के फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। ध्रुव जैसे स्क्रीन पर देखते हैं तो वो क्रिश का कॉल था। ध्रुव फोन उठाते हुए कहते हैं, बोलो। तभी क्रिश उधर से कहता है, सर एक न्यू अपडेट है सर एक बुर्का पहनी लड़की है जो श्रीकांत ओबेरॉय के घर के पास है, और हाँ उसने श्रीकांत ओबेरॉय के हाथ से कुछ लिया भी था। ध्रुव जो कहते हैं, क्या तुम उसकी कोई फोटो भेज सकते हो मुझे? ध्रुव जैसे ये बोलते हैं, क्रिश जो कहता है, हाँ सर मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया है सर। और ये बोलकर वो कहता है, सर मुझे तो लग रहा है कहीं यही सानवी। किताबी ध्रुव से कहते हैं, हर बुरखे में लड़की हो ये जरूरी नहीं होता। किताबी क्रिश जो कहता है, नहीं सर ये तो जरूरी होता है, ये तो बेसिक सी बात है। क्रिश जो कहता है, अरे नहीं सर, मैं पूरी तरह से अच्छे से समझ पा रहा हूँ, कैमरे से देख रहा हूँ उसे, वो बहुत ही नाजुक कली जैसी कोई लड़की नजर आ रही है। अभी ध्रुव से कहते हैं, नाजुक वाजुक कली नहीं है वो, जिसकी बात करे वो टिंडे जैसे शक्ल का मर्द है। क्रिश जो कहता है, इतना बड़ा स्कैम होने लगा, बाप रे। वही ध्रुव जो कहते हैं, और कुछ ऐसा है जो मुझे बताना जरूरी समझो तुम? क्रिश जो कहता है, अब सर उसके हाथों में वो क्या दे रहा था ये तो समझ नहीं आया, लेकिन श्रीकांत ओबेरॉय ने कुछ तो दिया है इस बुरखे वाले और नहीं औरत नहीं आदमी को। ध्रुव जो कहते हैं, और कोई अपडेट मिले तो तुरंत ही मुझे कांटेक्ट करना। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देते हैं और फिर उस शख्स के सामने आते हुए कहते हैं, तुम खुद से कुछ बता रहे हो या मैं अपने तरीके से तुम्हारा मुंह खुलवाऊं? कि तभी वो शख्स जो अपना सर नाम हिलाने लगता है। जैसे ही ध्रुव और उनके बॉडीगार्ड से देखते हैं, उनके बॉडीगार्ड जो कहते हैं, बड़ा हिम्मती है, सर के सामने अपना सर नाम हिला रहा है, इसका सर पक्का कटेगा आज। कि तभी वो हेड सेक्रेटरी जो कहता है, ओ मुंडी नहीं हिलाओ, बताओ मुंह खोलो, सर कुछ पूछ रहे हैं, आखिर क्या कर रहे थे वहां पर? मगर वो शख्स अपना मुंह नहीं खोलता। कि तभी वो हेड सेक्रेटरी जो उसके सर पर बंदूक रखते हुए कहता है, मुंह खोल रहे हैं, तुम्हारी खोपड़ी खोल दें। ध्रुव जो उसे बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे थे और साथ ही उसकी आंखों में झांकते उसकी सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। जो उस शख्स के 2 कदम करीब आते हुए उसके गालों को जोर से दबाते हैं, जिससे उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है। ध्रुव जो कहते हैं, कुछ बोल सकते हो या नहीं तो गूंगे तो नहीं हो? कि तभी वो शख्स अपना जल्दी जल्दी मुंह छुड़ाने लगता है, जैसे उसकी सच्चाई ध्रुव के सामने आ गई हो। ध्रुव जो कहते हैं, कोई फायदा नहीं इसके मुंह खुलवाने का, ये बोल नहीं सकता। श्रीकांत ओबेरॉय ने अच्छा आदमी भेजा है ताकि अगर ये हमारे पकड़ में भी आ गया तो कुछ बोल ही ना सके। उनका हेड सेक्रेटरी जो कहता है, मानना पड़ेगा सर, तो फिर अब क्या करें? ध्रुव जो कहते हैं, अच्छे से छानबीन करिए इनकी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छुपा ही होगा। ध्रुव की बात सुनकर हेड सेक्रेटरी जो कहते हैं, ठीक है सर। ध्रुव जो कहते हैं,
या तो छोटा सा माइक्रोफोन या तो छोटा सा माइक्रो कैमरा, इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज़ छुपी होगी। अच्छे से इसके शरीर का एक एक कोना छान मारो, या तो कोई माइक्रोफोन या तो कोई माइक्रो कैमरा ज़रूर छुपा रखा है इसने। जहाँ तक मुझे लगता है श्रीकांत वगैरह ने इसी काम के लिए भेजा होगा इसे, वरना इसके पास और कोई हुनर नहीं है। ना तो ये बोल सकता है और ना इसके पास इतना दिमाग है कि ये कुछ और करने आएगा यहाँ पर। और हाँ, ये सारे काम यहाँ नहीं होने चाहिए। अगर किसी की भी नज़र पड़ गई तो शक होने लगेगा। ले जाओ ऐसे पीछे के साइड में। कि सारे बॉडीगार्ड्स जो ध्रुव के ऑर्डर को सुनकर सर हाँ में हिलाकर वहां से लेकर उस शख्स को पीछे की तरफ जाने लगते हैं। ये सुधरेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा श्रीकांत का। वहीं आस्था जी के घर में इशिका जो ध्रुव को इधर उधर ढूंढते हुए कहती है, डैड सर कहाँ गए? कि तभी विक्रम जी जो कहते हैं, कौन से सर? इशिका जो कहती है, अरे मेरे प्रोफेसर जी। आस्था जी जो उसके पास आते हुए कहती हैं, तुम अभी भी उन्हें सर ही बुलाती हो। इशिका जो कहती है, अब सर है तो सर ही बुलाऊंगी ना। वहीं पीछे से ध्रुव उसके करीब आते हुए कहते हैं, यहाँ आए तुम्हारे सर, क्या हुआ? इशिका जो कहती है, कहाँ चले गए थे आप बिना बताए? ध्रुव जो कहते हैं, अच्छा इतनी फिक्र होने लगी मेरी इतनी देर में। इशिका जो कहती है, नहीं वो मैं कॉफ़ी बना कर लाई थी आपके लिए, आइए बैठिए पीते हैं। और ये बोलकर वो उनके हाथ में ब्लैक कॉफ़ी थमा देती है। इशिका ने फर्स्ट टाइम ध्रुव के लिए कुछ बनाया था। ध्रुव को इशिका की उस दिन की कॉफ़ी की याद आ जाती है जब उसने उस कॉफ़ी में बहुत सारे लाल मिर्च का पाउडर मिलाया हुआ था। ध्रुव जो से कहते हैं, ये कॉफ़ी ठीक तो है ना? इशिका जो कहती है, क्या मतलब? ध्रुव जो उस दिन की बात को याद दिलाते हुए कहते हैं, याद है ना एक बार और तुमने कॉफ़ी बनाया था चिली पाउडर डालकर। इशिका जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही उनको चुप रहने के लिए कहती है कि तभी विक्रम जी जो कहते हैं, चिली पाउडर? आस्था जी भी कहती हैं, क्या? ध्रुव जो कहते हैं, हाँ आप लोग के सामने ये कांड किया था इसने जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम इसके मेंशन आया था। ये कॉफ़ी पीने के लिए इसीलिए तो इतना फोर्स कर रही थी मुझे। इशिका जो कहती है, हाँ वो ऐसा कुछ नहीं है। कि तभी उसके डैड उसे घूर कर देखते हैं। वहीं आस्था जी भी कहती हैं, ये क्या बचकानी हरकत है बेटा? वहीं इशिका जो घूर घूर कर ध्रुव को देखने लगती है। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में क्या होने वाला है और क्या ट्विस्ट आने वाला है इशिका और ध्रुव की लाइफ में। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।